हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो देखिए, अब हम अध्याय 15 की विविध प्रश्नावली को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रश्न में हमें यहाँ पर बोला गया है कि 8 परीक्षणों का माध्य तथा प्रसरण क्रमशः 9 तथा 9.25 है। यदि इनमें से 6 परीक्षण तो देखो हमें बता दिए गए हैं, और वो कौन कौन से हैं? 6, 7, 10, 12, 12 और 13। तो हमसे आगे बोला गया है कि हमें शेष 2 परीक्षण ज्ञात करने हैं। तो यहां से देखो, सब कुछ समझ में आ रहा है हमें कि हमारे पास 8 परीक्षण हैं, लेकिन 6 परीक्षण तो हमें पता है, हमें बाकी के 2 परीक्षण नहीं पता है। तो हमने मान लिया कि बाकी के 2 परीक्षण कौन से हैं? x तथा y है, या a तथा b में करके मान लो। अगर आप माध्य को x बार से प्रदर्शित करोगे तो हो सकता है आपको थोड़ा वहां पर समझने में बार बार कंफ्यूज हो आप, इसलिए मैंने क्या मान लिया, 2 परीक्षण हैं वो a तथा b हैं। तो मैंने इस तरीके से इनको मान लिया है। अब देखो, मुझे ए और बी के मान एक तरीके से चाहिए इस प्रश्न में। तो अब देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मेरे पास माध्य दिया हुआ है 9, तो मैं क्या करूंगा, x बार क्या होता है, सभी का योगफल, मतलब 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 13 प्लस ए प्लस बी, क्योंकि ये 6 तो हमें दिए हुए थे, ए और बी हमने अपनी तरफ से माने थे। और बटे में हम क्या कर देंगे, कुल परीक्षणों की संख्या। तो वो परीक्षणों की संख्या हमारे पास 8 है, तो हमने यहाँ पर बटे में 8 लिख दिया। अब देखो, x बार हमें पता है यहाँ पर कितना है, 9 है, तो यहाँ पर मैं 9 कर देता हूँ। 9 बराबर, अब देखिए 6 प्लस 7 13 हो गया, 13 और 10 23 और 12 35 और 12 47 और 13 60 हो गया। अब a और b तो हमें पता नहीं है, तो उसको तो फिर हम ऐसे ही लिख सकते हैं, 60 प्लस a प्लस b बटे 8 हो गया। तो यहां से अगर आप गौर करो तो 60 प्लस a प्लस बी बराबर आपके पास देखो 72 आ गया। अब यहां से मैं क्या करूंगा, a प्लस बी का मान हमें मिल जाएगा, और वो हमारे पास हो जाएगा 72 माइनस 60 अर्थात 12। तो ये मेरे पास पहला समीकरण आ गया a और b के रूप में। क्योंकि मुझे a और b के मान निकालने हैं, तो कैसे भी मेरी कोशिश रहेगी, या तो मेरे पास 2 समीकरण आ जाए, तो 2 समीकरण और 2 मान हमें निकालने, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक समीकरण तो हमारे पास यहां से आ गया माध्य का प्रयोग करके। अब दूसरा समीकरण हम कैसे निकालेंगे, हम प्रसरण का प्रयोग करके निकालेंगे। देखो, प्रसरण हमें कितना दिया हुआ है, 9.25 दिया हुआ है। तो देखो, हमने सीखा था प्रसरण का फॉर्मूला। देखो, 2 फॉर्मूले थे, आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैं दूसरा वाला फॉर्मूला लगाता हूं, अर्थात सिग्मा स्क्वायर बराबर सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर बटे परीक्षणों की संख्या माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। एक्स बार मतलब माध्य होता था। अब देखो, प्रसरण मतलब सिग्मा स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है 9.25 बराबर सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर, मतलब जो भी परीक्षण है उनके वर्गों का योगफल हमें करना है। तो देखिए, हमारे पास कौन कौन से परीक्षण है, 6 7 10 12 12 13, तो इनका वर्गों का योगफल करते हैं। तो देखो, ये आ जाएगा 6 का वर्ग मतलब 36 प्लस 7 का वर्ग यदि हम करेंगे तो हमारे पास 49 आ जाएगा, 10 का वर्ग 100 आ जाएगा, 12 का वर्ग 144 आ गया, फिर 12 था उसका भी वर्ग 144, 13 का वर्ग 169 आ गया, एक ए स्क्वायर आ गया और फिर बी स्क्वायर आ गया, क्योंकि सभी हमें लिखने पड़ेंगे यहाँ पर। बटे में हम क्या करेंगे कि टोटल हमारे पास कितने परीक्षण थे उतने से डिवाइड कर देंगे, अर्थात 8 थे हमारे पास, तो 8 से कर दिया, माइनस एक्स बार मतलब माध्य का वर्ग है। अब माध्य ये नहीं कि आपको ये फॉर्मूला लगाना है माध्य निकालने के लिए, आपको तो पहले से ही पता है वो 9 है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, 9 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए, यहां से हमने ये कर दिया। अब मैं क्या करता हूं कि देखो, अगर मैं 9 का जो होल स्क्वायर आएगा 81 आएगा, लेकिन ये माइनस का चिन्ह है, इसको पक्षांतर कर देता हूं बाईं तरफ, तो ये प्लस का बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 81 प्लस 9.25 बराबर, इनको चलिए जोड़ते हैं, 36 और 49 85 हो गया, 185 और ये 288 हो गया। तो चलिए मैं एक एक करके इनको ऐसे लिख देता हूं ताकि हम गलती ना करें। प्लस 169 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 8, यही अपने पास आएगा। अब अगर आप यहां से गौर करें तो देखो, 81 और 9.25 को जोड़ोगे तो वो आपके पास आ जाएगा 90.25, और ये जो 8 भाग में है उसका गुणा करना पड़ेगा मुझे, तो मैंने गुणा 8 इस तरीके से लिख दिया, बराबर देखो ये हमारे पास आ जाएगा 185 प्लस 288। तो अगर मैं देखो इनको जोड़ूंगा तो चलिए तीनों को एक साथ ही जोड़ लेते हैं। तो इकाई के अंक जोड़िए, 5 और 8 13 और 9 22, 2 हासिल का, 10 और 8 18 और 6 24 के 4 हासिल 2, 3 और 2 5 और 1 6, तो ये 642 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास आ गया यहां से। अब
अगर आप देखो तो 90.25 का 8 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 0.0 और ये आ गया 2 और 72, मतलब 722 आ गया, बराबर 642 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास यहां से आ चुका है। अब अगर आप यहां पर देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास क्या जाएगा 722 माइनस 642। तो यहां पर मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास, जब मैं इसको थोड़ा सरल करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 80 के बराबर। तो हमारे पास दूसरा समीकरण आ गया। ये मैंने आपको बताया था कि कैसे भी दो समीकरण हमें निकालने होंगे। तो देखो हमने ए और बी में पहला समीकरण क्या बनाया था, ए प्लस बी बराबर 12, और दूसरा समीकरण बनाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 80। तो अब क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से एक वैल्यू निकालकर दूसरे में रख देता हूं। तो पहले समीकरण से अगर मैं ए या बी की वैल्यू निकाल के दूसरे में रखूं तो वो ज्यादा आसान पड़ेगा, क्योंकि इसमें मुझे कहीं वर्गमूल नहीं लेना पड़ेगा ए और बी की वैल्यू निकालने में। तो देखो मैं क्या करता हूं, समीकरण एक से क्या कर सकता हूं, देखो a प्लस बी हमारे पास कितना आया था, 12 आया था। तो a का मान कितना रख देता हूं, 12 माइनस बी को समीकरण 2 में रख देता हूं मैं। तो चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यहां से अगर देखो आप 2 में मैं रखूंगा तो 12 माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 80, यही आएगा आपके पास दूसरा समीकरण। मैंने एक ही जगह 12 माइनस बी रख दिया। अब देखिए 12 माइनस बी का होल स्क्वायर करूंगा तो 144 प्लस बी स्क्वायर माइनस 24b प्लस बी स्क्वायर बराबर 80, ये आपके पास यहां से आ जाएगा। उसमें अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर जोड़ के ये 2b स्क्वायर हो गया माइनस 24b, और इस 80 को मैं बाईं तरफ पक्षांतर कर देता हूं तो 144 में से 80 घटाएंगे तो आपके पास प्लस का 64 आ गया बराबर 0। 2 से भाग कर देते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 12b प्लस 32 बराबर 0, ये आपके पास आ जाएगा। अब देखो ये बी में द्विघात समीकरण बन गई है। सॉल्व करने के आपके पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक आपके पास जैसे गुणनखंड विधि हो गई, एक हो सकता है आपके पास पूर्ण वर्ग बनाकर आप कर सकते हैं, एक हो सकता है सीधाचार्य विधि वाला फॉर्मूला लगाकर। तो कैसे भी करिए, मैं यहाँ पर गुणनखंड विधि से कर देता हूं। बी स्क्वायर माइनस 4b माइनस 8b प्लस 32 बराबर 0। तो यहां से देखो इनमें से मैं b कॉमन ले लेता हूं तो b माइनस 4 बचेगा एक कोष्टक में, और इसमें से माइनस 8 कॉमन ले लेता हूं तो वही बच जाएगा हमारे पास b माइनस 4। तो ये हमारे पास दो कोष्टक आए, b माइनस 8 गुणा b माइनस 4 बराबर 0। अब जब ये हमारे पास दो कोष्टक आ गए तो यहां से हमें क्या करना है, b माइनस 8 b माइनस 4 बराबर 0 था, तो यहां से आपके पास हो जाएगा b बराबर या तो 4 होना चाहिए या b बराबर 8 होना चाहिए, यही हमारे पास दो वैल्यू आएंगी। अब देखिए मैं केस ले लेता हूं, केस 1 हमने क्या किया, b बराबर 4 मान लिया, तो हमारे पास a का मान समीकरण 1 से निकाल सकते हो। a बराबर आ जाएगा 12 माइनस बी अर्थात 12 माइनस 4 तो 8 आ जाएगा। केस 2 ले लेता हूं, केस 2 में मैंने क्या किया, b का मान 8 मान लेता हूं, तो a बराबर क्या आ जाएगा 12 माइनस 8 अर्थात 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, चाहे आप कोई सी भी केस लो, मतलब पहला वाला केस ले लो चाहे आप दूसरा वाला केस ले लो, दोनों आपके सही उत्तर हैं। और आपको ऐसा भी नहीं सोचना है कि b कोई अलग से वैल्यू है, अरे b कोई भी होगा तो एक वैल्यू आ गई तो दूसरा वैल्यू आ जाएगी, एक ही मान आ जाएगा। तो आप चाहे कैसे भी समझ लीजिएगा इन्हें, बस दो हमें प्रेक्षण निकालने थे, हमसे ऐसा तो बोला नहीं गया था a का मान क्या है और b का मान क्या है, हमें तो केवल दो प्रेक्षण निकालने थे। तो हमें यह समझ में आ गया कि एक प्रेक्षण का मान 4 होगा और दूसरा प्रेक्षण आपके पास 8 हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा। चलिए प्रश्न तो अब हमारे पास हल हो गया। अब मैं यहां पर आपको एक बात ये बता रहा हूं कि अगर जब आपने केस 1 में b बराबर 4 माना है तो ध्यान रखें a का मान निकालने के लिए आप समीकरण 1 को ही चुनें, क्योंकि यहां पर देखो बहुत आसानी से आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहां पर b का मान लगा देते, मान लीजिएगा 4, तो a का मान प्लस माइनस करके आता, वो आपके लिए दिक्कत कर सकता था। इसलिए कोशिश रहनी चाहिए आपकी कि जहां से एक वैल्यू आ रही हो, मतलब पहला समीकरण जो था हमारे पास उससे हम एक ही वैल्यू निकालेंगे। आइए अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 में आपको बोला गया है कि 7 प्रेक्षणों का माध्य तथा प्रसरण क्रमशः 8 तथा 16 है। तो यहां पर ये आपके पास 7 लिखा हुआ है, ध्यान रखें इसको, ये 7 प्रेक्षण गिनती में मतलब 7। फिर आपको आगे बोला गया है कि इनमें से 5 प्रेक्षण आपको देखो दिए गए हैं, और वो कौन कौन से हैं, 2, 4, 10, 12, 14। तो आपको बाकी के जो दो प्रेक्षण बचे हैं वो ज्ञात करने हैं। तो बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसा प्रश्न संख्या 1 में किया था।
बस वहां पर भी हमें 2 परीक्षण ज्ञात करने थे, लेकिन टोटल 8 परीक्षण का मान दिया गया था। यहां पर हमें 7 बोले गए परीक्षण। तो हमने क्या कर लिया, सबसे पहले तो जो 2 शेष परीक्षण जो हमें ज्ञात करने हैं वो हमने ए तथा बी मान लिए। तो वो मैंने ए कॉमा बी करके लिख दिया, यहां पर मान लिया। अब यहां पर देखो 2 समीकरण हमें बनानी है, ये हम पहले ही समझ चुके हैं। पहली हमारी बनाएंगे माध्य से। हम जानते हैं माध्य अर्थात जिसको हम एक्स बार से प्रदर्शित करते हैं, तो वो होता था सिग्मा एक्स आई बटे परीक्षणों की संख्या। तो देखो माध्य कितना है हमारे पास, 8 बराबर सिग्मा एक्स आई सोचिए, मतलब इन सभी का योगफल करना होगा। तो मैं लिख नहीं रहा हूं, बस सीधे योगफल करूंगा। 2 + 4 6 हो गया, 6 और 10 16 हो गया, प्लस 12 28 हो गया, 28 और 14 42 हो गया। तो 42 प्लस 2 परीक्षण हमारे पास ये भी तो हैं, तो ए प्लस बी कर दिया, बटे कुल परीक्षण हमारे पास कितने हैं, 7 हैं, तो हमने ये कर दिया। तो यहां से अगर आप गौर करोगे तो हमारे पास 56 बराबर 42 प्लस ए प्लस बी आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से देखिए ए प्लस बी हमारे पास 56 माइनस 42 अर्थात 14 आ जाएगा। इसको हम समीकरण संख्या 1 मान लेते हैं। अब a प्लस बी बराबर 14 हमारे पास आ गया है, हमने इसको ये समीकरण संख्या 1 तो मान लिया। अब मुझे क्या करना है कि दूसरा समीकरण कैसे भी निकालना होगा। तो दूसरा समीकरण स्वाभाविक सी बात है प्रसरण से आएगा। तो देखिए प्रसरण का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, प्रसरण को हम सिग्मा स्क्वायर से प्रदर्शित करते थे। फॉर्मूला होता था हमारे पास सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर बटे एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो देखो प्रसरण हमें कितना दिया गया है, यहां से गौर करते हैं तो 16 दिया गया है, तो हमने यहां 16 लिखा बराबर सिग्मा का मतलब होता है योग, एक्स आई मतलब प्रेक्षण है, और ये स्क्वायर कर दिया मतलब प्रेक्षणों के वर्गों का योग हमें करना है। प्रेक्षण क्या है, 2 4 10 12 14, तो इनके वर्गों का योग करते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर यदि आप करोगे तो 16 आ गया, प्लस 10 का स्क्वायर करूंगा तो 100 आ जाएगा। 12 भी था हमारे पास एक प्रेक्षण, तो स्क्वायर किया तो 144, और एक प्रेक्षण था हमारे पास 14, तो इसका स्क्वायर किया तो 196 आ गया। प्लस 2 प्रेक्षण हमने माने भी हैं तो उनको भी तो काउंट करूंगा मैं यहां पर, तो ये मैंने प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया बटे एन है। एन मतलब कुल कितने परीक्षण थे हमारे पास, तो 7 थे, तो मैंने 7 से भाग कर दिया, माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। एक्स बार मतलब क्या था, अपने पास माध्य था। तो देखिए माध्य हमारे पास कितना है, यहां पर 8 दिया गया है, तो मैं यहां पर 8 का होल स्क्वायर करके लिख देता हूं। अब देखो ये 8 का होल स्क्वायर 64 आएगा, इसको मैं 95 कर देता हूं बाईं तरफ, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 64 बराबर, चलिए जोड़ते हैं ना, 16 प्लस 4 20, 120 हो गया, 264 हो गया, और 264 और 196 यदि मैं यहां पर जोड़ूंगा तो आपके पास ये 360 आ जाएगा। तो 360 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 7, ये आपके पास आ गया। अब यहां पर आप गौर करोगे तो देखो 64 प्लस 16 कितना होता है, 80 होता है, और 7 का मैं गुणा भी कर देता हूं, तो 80 गुणा 7 कर देते हैं यहां पर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 360। अब अगर 80 इंटू 7 करूंगा, मतलब 80 का 7 से गुणा, तो वो आपके पास आएगा 560 के बराबर, क्योंकि 8 गुणा 7 होता है 56, जीरो मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया, माइनस इसको मैंने 75 कर दिया बाईं तरफ, तो ये 360 हो गया माइनस का, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास 200 के बराबर आ जाएगा। तो यहां से आपने देख लिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 200 के बराबर आया, इसको मैं दूसरा समीकरण मान लेता हूं। अब देखिए पहला समीकरण हमारे पास है ए प्लस बी बराबर 14, और दूसरा समीकरण है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 200। तो अब यहां पर आप देखो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से मान निकालेंगे, क्योंकि समीकरण 2 से अगर आप मान निकालोगे ए का तो स्वाभाविक सी बात है वर्गमूल में आएगा तो बहुत ही टफ पड़ जाएगा आपके लिए। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से, आप ए अभी किसी का भी मान निकाल सकते हैं लेकिन समीकरण 1 से निकालें। चलिए मैं मान लीजिएगा इस बार बी का मान निकालता हूं, तो वो 14 माइनस ए होगा, को मैं समीकरण 2 में रख देता हूं। तो समीकरण 2 में हम रख देते हैं यहां पर। अच्छा यहां पर मैं एक ये देख लेता हूं, यहां पर 120 264 364, हाँ ठीक है, ये हमने बिल्कुल सही किया अभी तक। अब देखो मेरे को बेसिकली इसको सॉल्व करना है। अच्छा यहां पर हमने ये गलती कर दी है कि ये आपके पास 460 आएगा, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 460 आ जाएगा यहां पर, मतलब हमने कैलकुलेशन में थोड़ी गलती कर दी थी, आपको उसको ध्यान रखना है थोड़ा। तो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 100 के बराबर आ जाएगा। चलिए अब मान रख देते हैं b का 14 माइनस ए समीकरण 2 में, तो आपके पास आ जाएगा यहां से ए स्क्वायर प्लस बी की जगह 14 माइनस ए रख दिया तो ये 100 आ गया। अब यहां से अगर आप देखो तो ए स्क्वायर प्लस 196 प्लस ए स्क्वायर माइनस 28 ए प्लस, सॉरी ये मैंने पूरा कर ही दिया यहां पर वर्ग, बराबर 100 आ गया। अब यहां से अगर आप देखो तो मैं ए स्क्वायर वाले पद एक साथ ले लेता हूं, तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर यहां पर भी है तो 2a स्क्वायर माइनस 28a 196 और 100 को मैं पक्षांतर करता हूं तो 196 माइनस 100 बनेगा, मतलब प्लस का 96 बन गया, बराबर 0 आ गया। अब यहां पर देखो मैं 2 से भाग आसानी से कर सकता हूं, तो ए स्क्वायर माइनस 14a प्लस ये आपके पास आ जाएगा 48 बराबर 0। अब मैं इसको क्या करता हूं, गुणनखंड विधि से कर सकता हूं। तो देखिए चलिए मैं इस बार आपके सामने गुणनखंड विधि से नहीं कर रहा हूं, सीधाचार्य विधि मतलब फॉर्मूले से कर रहा हूं, क्योंकि आपको वो भी समझ में आना ही चाहिए और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ए बराबर माइनस बी मतलब कितना हो जाएगा 14 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता था, मतलब 196 माइनस 4 गुणा 1 गुणा 48 मतलब 144, सॉरी 48 चौका आपके पास 192 आएगा बटे 2 इंटू ए स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 2 आ गया। तो देखो ए का मान क्या आ जाएगा 14 प्लस माइनस, देखो 196 में से 192 घटाऊंगा तो 4 आएगा, 4 का वर्गमूल लेंगे तो 2 आएगा बटे 2, ये आपके पास चल रहा है यहां से। तो एक बार हम प्लस चिन्ह के साथ इसे ले लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह के साथ ले लेते हैं। तो केस 1 जब आपने प्लस चिन्ह लिया मतलब ए का मान 14 प्लस 2 बटे 2 लिया तो ए बराबर हमारे पास कितना आया 16 बटे 2 अर्थात 8 आया। केस 2 में मैं क्या ले लेता हूं, जब ए का मान नेगेटिव साइन वाले से लूंगा तो 14 माइनस 2 बटे 2 अर्थात 12 बटे 2 मतलब 6 आ जाएगा। अब ये ए के मान तो आ गए, तो बी के मान भी तो हमें देखने थे, तो हम क्या करेंगे यहां से बी का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से देख सकते हो 14 माइनस ए मतलब ये 6 आ जाएगा, और यहां से बी का मान निकालूंगा तो 14 माइनस 6 अर्थात 8 आ जाएगा। तो आपको तो पता है कि हमें दो ही वैल्यू निकालनी थी, जो दो शेष प्रेक्षण थे ए और बी, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास 8 तथा 6 हो जाएंगे। यहां से देखोगे तो पहले ए का मान है 6 और फिर बी का मान है 8, लेकिन प्रेक्षण तो वही रहे हमारे पास 6 तथा 8, तो आप किसी भी तरीके से इसको समझ सकते हैं, दोनों ही आपके पास बिल्कुल सही हैं। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 3 पर आ जाते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि 6 प्रेक्षण हैं आपके पास, उनका माध्य तथा मानक विचलन आपको दिया हुआ है जो कि क्रमशः 8 तथा 4 है, मतलब माध्य 8 है उन 6 परीक्षणों का और मानक विचलन यदि निकालेंगे तो 4 है। मानक विचलन भी हमने आपको बताया था, प्रसरण का यदि वर्गमूल ले लेते हैं तो वो हमारे पास मानक विचलन आता है, जिसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते थे, तो वो आता था प्रसरण का वर्गमूल, ये हमने आपको पहले ही बताया है। अब यहां पर आपको आगे बोला गया है कि यदि प्रत्येक परीक्षण को हम 3 से गुणा कर दें, मतलब जो हमारे पास 6 परीक्षण थे अलग अलग, उनको हम सबको 3 से गुणा कर देते हैं, तो हमें परिणामी प्रेक्षणों का माध्य एवं मानक विचलन ज्ञात करना है। विचलन लिखा हुआ है मतलब मानक विचलन ही होगा वो। अब देखो मतलब हमसे क्या बोला गया है कि हमें पुराने, ये हमें प्रेक्षणों का मतलब जो 6 पुराने प्रेक्षण थे उनका माध्य तथा मानक विचलन दिया है। नए प्रेक्षण क्या हो जाएंगे 3 का गुणा करने के बाद, तो नया माध्य तथा नया मानक विचलन हमको निकालना है। तो देखिए इस प्रश्न को हम दो तरीके से यहां पर आपको बताएंगे, और ध्यान रखें पहला तरीका तो हमारे पास प्रॉपर तरीका होगा जो आपको एक एक करके हम समझाएंगे, और दूसरे तरीके से हम आपको शॉर्टकट बताएंगे, जिससे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कभी भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप तुरंत बहुत जल्दी उनको कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मेथड 1 ले लेता हूं। मेथड 1 में प्रॉपर समझाऊंगा तो थोड़ा सा वो लेंदी होगा समझने में। देखिए हमें 6 परीक्षण बताए तो नहीं गए हैं कौन कौन से हैं, तो हमने क्या किया, सबसे पहले मान लिया हमारे पास 6 परीक्षण जो हैं वो हैं x1, x2, x3, x4, x5, x6, ये हमारे पास 6 परीक्षण हो गए। चलिए अब यहां पर मैं क्या करता हूं, इन 6 परीक्षणों को जोड़ देता हूं और बटे 6 कर दूंगा तो मेरे पास माध्य आ जाएगा। तो चलिए माध्य हम निकालते हैं। तो माध्य क्या होता है हमारे पास, माध्य हमारे पास यही तो होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेकर x6 तक हमने जोड़ दिया, बटे हमने 6 कर दिया। अब ये जो मैं माध्य बोल रहा हूं स्वाभाविक सी बात है, मैं x1 x2 इन सबको जोड़ रहा हूं, तो ये मतलब पुराना माध्य है, मतलब ये 8 है। तो हमने क्या लिख दिया यहां पर 8 गुणा 6
क्योंकि 8 ये हो गया, 6 को पक्षांतर कर दिया, तो ये क्या आ गया हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेकर x6, ये हमारे पास आ गया यहां से। अब यहां से अगर मैं इसको देखूं, एक समीकरण बना लूं, तो ये मेरे पास आ गया x1 प्लस x2 से लेकर x6, मतलब इन सभी का योगफल 48 के बराबर आ गया। ये समीकरण संख्या 1 हो गया मान लीजिएगा। अब मुझे क्या करना था, मुझे तो नया माध्य भी निकालना था। नया माध्य कब आएगा, जब मैंने सभी को 3 से गुणा कर दिया है, तो नया माध्य मुझे निकालना है। लेकिन ध्यान रखें यहां पर अब आपके पास प्रेक्षण क्या क्या हो गए होंगे 3 से गुणा करने के बाद, 3x1, फिर अलग प्रेक्षण आया होगा 3x2, तो वो भी जोड़ दिया, फिर 3x3 प्लस 3x4 प्लस 3 का गुणा x5 में किया तो 3x5 प्लस 3x6, यही आपके पास होंगे। और बटे में आपने क्या कर दिया, बटे में यहां पर आपने कितने परीक्षण है हमारे पास, परीक्षणों की संख्या तो हमारे पास वही रही है, तो मैंने बटे 6 कर दिया। अब यहां पर आप देखो नया माध्य हमें जो निकालना है वो कैसे आएगा। देखिए हम अंश में हर पद में से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा अंश में, कॉमन लेने के बाद x1 प्लस x2 डैश 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 प्लस x6, मतलब सभी को जोड़ दिया x1 से लेकर x6 तक, बटे 6 आ गया। फिर आप देखो 3 बटे 6, ये तो हमने देखो ऐसे का ऐसे ही रखा, x1 प्लस x2 से लेकर x6, मतलब इन सभी को जोड़ूंगा तो 48, ये हमने पहले समीकरण बना दिया है, तो यहां पर मैंने 48 लिख दिया। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो 6 से 48 यदि कैंसिल करूंगा तो 8 बार कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास नया माध्य आपसे जो बोला गया था नया माध्य निकालने को, वो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो ये हो गया पहला वाला भाग हमारे पास, जिसमें हमसे नया माध्य पूछा गया था, तो वो हमारे पास आ गया 24। चलिए अब हम इसके बाद प्रसरण पर विचलन पर बढ़ेंगे, मानक विचलन पर। तो मानक विचलन पर यदि हम बढ़े तो मानक विचलन क्या होता है, प्रसरण का वर्गमूल, मतलब प्रसरण का जो आप फॉर्मूला लिखोगे उसका वर्गमूल ले लोगे तो मानक विचलन आ जाएगा। तो प्रसरण के चूंकि 2 फॉर्मूले हैं, तो मानक विचलन में भी 2 फॉर्मूले आप लगा सकते हो, तो वो पूरा आप पर निर्भर करता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, दोनों से सेम आंसर आएगा, उसमें निश्चिंत रहें। मान लीजिएगा प्रसरण हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, प्रसरण का सिग्मा स्क्वायर वाला, तो उसमें क्या होता है हमारे पास सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर बटे प्रेक्षणों की संख्या माइनस माध्य का होल स्क्वायर, ये हमारे पास होता है। अब लेकिन यहां पर मैं जो प्रसरण लिख रहा हूं अभी मैं पुराना वाला लिख रहा हूं, मतलब जब हमारे पास प्रेक्षण कौन कौन से हैं, x1 x2 x3 से लेकर x6 तक, मतलब जो स्टार्टिंग में हमने प्रेक्षण माने थे वो। तो चलिए हमारे पास कितना है प्रसरण, देखो मानक विचलन 4 है, तो प्रसरण कितना हो गया, इसका वर्ग हो जाएगा, क्योंकि मानक विचलन प्रसरण का वर्गमूल होता है, तो प्रसरण कितना हो जाएगा 4 का वर्ग, क्योंकि सिग्मा ही तो होता है मानक विचलन, तो सिग्मा स्क्वायर कितना हो गया 4 का वर्ग, अर्थात 16 कर दूं बराबर, ये देखो हमारे पास आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर से लेकर ऐसे सभी 6 प्रेक्षणों को मैं वर्ग कर दूंगा और उनको जोड़ दिया मैंने, बटे में कुल कितने परीक्षण है हमारे पास 6 हैं, तो n की वैल्यू बेसिकली मैं यहां 6 लगा दूंगा, माइनस अभी मैंने ये सब पुराने परीक्षण लिखे हैं, तो ध्यान रखो मेरे को x बार कौन सा यूज करना होगा, पुराना वाला, मतलब जो प्रश्न में दिया हुआ था, और वो क्या था 8 था अपने पास, तो यहां पर मैंने 8 का वर्ग करके यहां पर लिख दिया है। चलिए अब यहां पर आप देखो कि 8 का वर्ग कितना होता है 64 होता है, लेकिन मैं इसको पक्षांतर भी कर देता हूं, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहां पर माइनस था, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो 16 प्लस 64 बराबर, देखिए हमारे पास आ गया x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर से लेकर x6 का होल स्क्वायर, ये आ गया बटे 6 हमारे पास ये चल रहा है। तो अगर आप यहां पर गौर करो तो 64 प्लस 16 कितना होता है 80 होता है, 80 में 6 का गुणा भी कर सकता हूं, तो 480 आ गया किसके बराबर, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस डैश 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 x6 का होल स्क्वायर। तो ये हमने क्या मान लिया, समीकरण संख्या 2 मान लिया, क्योंकि समीकरण संख्या 1 हमने क्या माना था, x1 x2 और इन सब का योगफल माना था, ये यहां पर हमने क्या किया उनके वर्गों का योग, इसको समीकरण संख्या 2 मान लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे नया प्रसरण निकालना है, अगर नया प्रसरण आ जाएगा तो वर्गमूल लेके नया मानक विचलन भी आ जाएगा। तो चलिए अब हम नया प्रसरण निकालते हैं, तो नया प्रसरण क्या आएगा हमारे पास, फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर आता है, लेकिन अब मैं एक बार में लिखूं तो एक्स क्या बन गया हमारे पास, मतलब एक्स आई बेसिकली क्या हो गया 3 3 का गुणा होने के बाद, तो 3x1 का होल स्क्वायर प्लस 3x2 का होल स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, अंत में आएगा 3x6 का होल स्क्वायर बटे
प्रेक्षणों की संख्या तो हमारे पास 6 ही है, तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, बटे में 6 लिख दिया, माइनस माध्य का होल स्क्वायर। लेकिन अब ध्यान रखो, मैंने चूंकि ये वाले प्रेक्षण लिए हैं तो माध्य मेरे को कौन सा लगाना पड़ेगा, जो इनके संगत आया था, मतलब नया वाला माध्य। और नया वाला माध्य कितना था हमारे पास, 24 था। तो यहां पर हम लिख देंगे 24 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया। अब देखिए, जब इतना हमने कर दिया तो नया प्रसरण चूंकि हमें निकालना है, मतलब मैं सिग्मा स्क्वायर न्यू करके बोल देता हूं, न्यू मतलब नया। तो देखिए 3 का स्क्वायर हर जगह से कॉमन आ रहा है, इस वाले पद से भी, इस वाले पद से भी 3 का स्क्वायर कॉमन, इस वाले पद से भी 3 का स्क्वायर अर्थात 9 आएगा, तो मैंने उसको कॉमन ले लिया, तो यह आ गया x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर और अंदर प्लस x6 का होल स्क्वायर, ये कोष्टक में आपके पास आ गया, बटे 6 आपके पास देखो ये चल ही रहा है, माइनस 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है, वो हमने यहां पर लिख दिया। अब अगर आप यहां पर देखो तो हमारे पास कितना हो रहा है, ये समीकरण 2 से इसकी वैल्यू मतलब इनके वर्गों का योगफल कितना है, 480 है, तो सीधे हम यहां पर फिर 480 तो लगा ही सकते हैं। तो देखिए यह आ जाएगा 9/6 गुणा 480 माइनस 576, ये हमारे पास आ गया। और ये क्या आया, नया वाला प्रसरण का मान आ रहा है हमारे पास, ध्यान रखें इसको। तो अभी मैं क्या करता हूं, 6 से 480 को कैंसिल करता हूं, तो देखो ये हमारे पास 80 बार कैंसिल हो गया, ये आ गया 720 माइनस 576, देख सकते हैं आप। तो यहां से अगर आप गौर करोगे तो अब हमारे पास देखिए 720 में से अगर मैं 576 को घटाऊं तो ये मेरे पास देखो आ जाएगा 4 4 और 1, मतलब 144 आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर। ध्यान रखें सिग्मा स्क्वायर होता है प्रसरण होता है, तो मुझे क्या करना था, मुझे तो मानक विचलन निकालना था, इसलिए नया मानक विचलन, मतलब अब मैं क्या करूंगा, वर्गमूल ले लूंगा, क्योंकि नया मानक विचलन को किससे प्रदर्शित करूंगा, सिग्मा न्यू से। सिग्मा मानक विचलन के लिए और नए के लिए मैंने न्यू करके लिख दिया, तो वो क्या आ जाएगा, 144 का अंडर रूट मतलब वर्गमूल। तो हमारे पास सिग्मा न्यू कितना आ जाएगा, यहां से 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, आपने यहां पर मानक विचलन भी बहुत आसानी से निकाल दिया है। तो ये हमारे पास पहला मेथड रहा जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम प्रॉपर तरीके से करेंगे, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन वो समझने के लिए हमने अभी आपको इसको बताया। अब हम आते हैं दूसरे मेथड पर कि आखिर हमारे पास दूसरा मेथड क्या है, जो मैंने आपको शॉर्टकट करके बताया था। चलिए इसको अब हम यहां पर समझते हैं। अब देखो, मान लीजिएगा मैं यहां पर आपके लिए पॉइंट लिख रहा हूं, आपके पास 6 हो या कितने भी परीक्षण हो, यहां पर तो वैसे इस प्रश्न में 6 बोला गया था, मैं तो आपसे बोल रहा हूं कितने भी आपके पास परीक्षण हो, तो अगर आपके पास xi जो प्रेक्षण है, मतलब कितने भी हो का माध्य, माध्य मतलब एक तरीके से औसत, अगर आपके पास x बार है, तो पहले मैं माध्य के लिए आपको फॉर्मूले बता रहा हूं, तो ध्यान रखो हमेशा अगर मैं माध्य निकालूंगा xi का, मतलब xi वाले जितने भी परीक्षण होंगे, हमारे पास बहुत सारे होंगे लेकिन इसलिए मैंने xi करके लिखा है क्योंकि i का मान कहीं से कहीं तक भी जा सकता है। तो वो देखो हमारे पास x बार है, ये हमें दिया हुआ है, इसको मैंने यहां पर लिख दिया। अब यहां पर अगर आपसे कोई बोले कि आपको माध्य निकालना है, कि अगर आप प्रत्येक पद में मतलब प्रत्येक परीक्षण में कुछ भी, मान लीजिएगा आपने b जोड़ दिया, तो ध्यान रखो माध्य भी b से आगे बढ़ जाएगा। तो ये आपके पास ये हो गया कि जब आपने माध्य में कुछ भी, मतलब आपने सभी परीक्षण में कुछ ना कुछ जोड़ दिया है, समान जोड़ा है, मतलब b जोड़ा है तो b से आगे बढ़ जाएगा। ध्यान रखें अगर आपको निकालना है कि अगर आपने प्रत्येक परीक्षण में किसी a से गुणा कर दिया, प्रत्येक परीक्षण में a से गुणा किया, तो हमारे पास माध्य जो होगा वो भी a गुना हो जाएगा। जैसे इस प्रश्न में ही आप देख लीजिएगा, हमारे पास 8 था पुराना माध्य, लेकिन हमने क्या किया, प्रत्येक में 3 का गुणा कर दिया प्रत्येक परीक्षण में, तो नया माध्य भी क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो 3 गुणा 8 24 आया था आपके पास, देख सकते हो आप, डायरेक्ट यहां से कर सकते हो। और इसी तरीके से अगर मैं कंबाइंड बोलूं आपको कि अगर आपको माध्य निकालना है कुछ इस तरीके का, लैम्डा एक्स आई प्लस के, मतलब आपने क्या किया, प्रत्येक परीक्षण में लैम्डा का गुणा किया और के से जोड़ दिया प्रत्येक परीक्षण, तो ध्यान रखो हमारे पास माध्य भी उसी हिसाब से बढ़ जाता है, मतलब माध्य का लैम्डा गुना प्लस के बढ़ जाएगा। तो यहां से ये माध्य के बारे में मैंने आपको बता दिया सब कुछ। तो इस प्रश्न के हिसाब से देखूंगा तो प्रश्न मेरा ये दूसरे वाले पॉइंट से बन रहा था, माध्य में 3 का गुणा कर दिया क्योंकि सभी परीक्षणों में 3 का गुणा किया गया था, तो यहां से सीधे 24 हो जाएगा। अब मैंने यहां पर माध्य के लिए आपको बता दिया, अब मैं यहां पर प्रसरण और मानक विचलन के लिए आपको समझा देता हूं। तो देखिए अगर आपके पास, मैं यहां पर एक पॉइंट लिख देता हूं,
xi जो प्रेक्षण है, बहुत सारे प्रेक्षण होंगे, उनका प्रसरण अगर आपके पास सिग्मा स्क्वायर है, तो सिग्मा स्क्वायर है, तो मैं उसके लिए बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं अगर इसको लिखूं मैथमेटिकली, मतलब गणितीय रूप में, तो हमारे पास क्या है, प्रसरण। प्रसरण को वेरिएंस भी बोलते हैं, हमने आपको बताया था। तो वो xi का प्रसरण कितना है, मतलब xi वाले परीक्षणों का प्रसरण सिग्मा स्क्वायर, यही तो मैंने लिखा है। तो ध्यान रखो कि अब मैं यहां पर अगर आपको पॉइंट लिखाऊं, अगर आपने प्रत्येक परीक्षण में कुछ भी जोड़ दिया है, मतलब प्रत्येक परीक्षण जैसे xi करके बहुत सारे परीक्षण होंगे, x1 x2 ऐसे करके, अगर आपने प्रत्येक परीक्षण में मान लीजिएगा b जोड़ दिया, तो ध्यान रखें प्रसरण पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो वो सिग्मा स्क्वायर ही रहेगा। मतलब जो पुराना परीक्षण था वही आपके पास नया परीक्षण रहेगा जोड़ने पर, ध्यान रखें। अगर आपने प्रसरण में यहां पर क्या किया कि a का गुणा कर दिया, मतलब कोई भी पद a का गुणा कर दिया, तो ध्यान रखो प्रसरण भी a स्क्वायर से गुणा हो जाएगा। तो a स्क्वायर से आपने देखो प्रसरण में गुणा कर दिया, ये हमारे पास हो गया। फिर आप देखो यहां से एक तीसरा पॉइंट, अगर मैं दोनों का कॉम्बिनेशन लूं, मतलब आप प्रत्येक परीक्षण में कुछ गुणा भी कर रहे हो और कुछ जोड़ भी रहे हो, तो देखो मैंने प्रत्येक परीक्षण में क्या किया, लैम्डा का गुणा किया और k से जोड़ बढ़ा दिया आगे। तो मेरे पास बढ़ाने का तो कोई भी यूज तो रहा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ भी अगर परीक्षण को आगे बढ़ाता हूं या जोड़ता हूं कुछ भी, तो प्रसरण चेंज नहीं होता है, तो k का तो कोई यूज नहीं रहेगा, बस मेरे पास क्या हो जाएगा, प्रसरण लैम्डा स्क्वायर गुना हो जाएगा। तो ये मेरे पास प्रसरण के लिए मैंने सब कुछ बता दिया। अगर अब मैं मानक विचलन के लिए आपसे बात करूं, तो ध्यान रखो मानक विचलन भी, मानक विचलन अगर मैंने कुछ जोड़ा उसमें, तो मानक विचलन फर्क नहीं पड़ता, तो वो सिग्मा का सिग्मा ही रहेगा, क्योंकि पुराना मानक विचलन कितना है, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, प्रसरण सिग्मा स्क्वायर है तथा मानक विचलन सिग्मा है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, मानक विचलन जो हमारे पास xi करके प्रेक्षण थे उनका सिग्मा है, तो अब मैं उनके लिए लिख रहा हूं। तो यहां पर आप देखो कि अगर मैंने कुछ जोड़ा तो कोई भी मानक विचलन में फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं मानक विचलन निकालता हूं कि मैंने प्रत्येक परीक्षण में कुछ ना कुछ गुणा कर दिया, जैसे मान लीजिएगा मैंने प्रत्येक परीक्षण में a का गुणा कर दिया, तो ध्यान रखो मानक विचलन भी उतने से ही गुणा हो जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखें हमें धनात्मक लिखना होगा, अर्थात मैं मापांक लिखूंगा a का और सिग्मा यहां पर आ जाएगा। और अगर इनका कॉम्बिनेशन लिख दूं, अर्थात मानक विचलन मैं लिखूं लैम्डा xi प्लस k का, मतलब मैंने प्रत्येक परीक्षण में लैम्डा से गुणा कर दिया और k से बढ़ा दिया प्रत्येक परीक्षण। तो ध्यान रखो k का कोई यूज रहा नहीं, मतलब क्योंकि अगर आप बढ़ाते हैं प्रत्येक परीक्षण में कुछ ना कुछ, तो प्रसरण और मानक विचलन पर कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो इसका तो कोई यूज रहा नहीं, बस लैम्डा क्या हो जाएगा, इतने से गुना हो जाएगा। तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। तो यहां पर अब इस प्रश्न पर यदि आए, तो माध्य के लिए तो मैंने आपको बताया था ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा था। मानक विचलन के लिए हमसे क्या बोला गया था कि प्रत्येक को मैंने 3 से गुणा कर दिया। तो देखो 3 से गुणा करने का मतलब है a से गुणा किया है, मतलब ये वाला फॉर्मूला यहां लग जाएगा मानक विचलन का। तो देखिए कितना हो जाएगा, जो पुराना मानक विचलन है उसमें 3 के मापांक का गुणा कर दो, मतलब 3 गुणा 16, तो कितना आया था हमारे पास 48 ही आया था। सॉरी यहां पर अपने पास मैं ध्यान, हाँ मानक विचलन 4 था, सॉरी 3 गुणा 4 हो जाएगा, मतलब 12 आ जाएगा। तो देख सकते हो आप 12 ही हमारे पास आया था नया मानक विचलन। तो मैंने यहां पर आपको तो देखो माध्य और मानक विचलन के लिए बोला गया था, लेकिन अगर कभी आपसे प्रसरण के बारे में भी बोला जाता है, तब भी आप इसको आसानी से इन फॉर्मूलों से निकाल सकते हैं। तो देखो अब हम प्रश्न संख्या 4 पर आ जाते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि यदि n प्रेक्षणों x1 x2 से लेकर xn का माध्य आपको x बार दिया है तथा प्रसरण आपको सिग्मा स्क्वायर दिया गया है, तो आपको सिद्ध करना है कि जो प्रेक्षण है आपके पास ax1 ax2 ax3 से लेकर axn का माध्य और प्रसरण क्रमशः ax बार तथा a स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर होंगे, जहां पर a का मान 0 नहीं है, यह आपको बोला गया है। अब देखो मैंने आपको 2 मेथड बताए थे कि डायरेक्ट आप बता सकते हो, लेकिन चूंकि यहां पर हमें सिद्ध करना है तो हमें प्रॉपर मेथड से करना होगा। लेकिन अभी मैं यहां पर आपको पहले शॉर्टकट मेथड से केवल समझा रहा हूं, प्रॉपर मेथड से हम करेंगे ही। देखिए हमने आपको बताया था कि यदि x1 या xi करके आपके पास परीक्षण दिए गए हैं और उनका माध्य आपको बोला गया है यहां पर क्या, x बार। आपने देखा कि हर जो परीक्षण है उसमें क्या किया गया बाद में
कि a का गुणा हो रहा है हर प्रेक्षण में, तो हमने आपको बताया था कि यदि हर प्रेक्षण में a का गुणा हो रहा है तो माध्य भी उतने से ही गुणा हो जाता है, अर्थात माध्य क्या हो जाएगा नया ax बार। तो आप देखो ये ax बार आएगा, तो बेसिकली यही तो आपसे सिद्ध करवाया गया है। अब फिर मैंने आपको बताया था एक प्रसरण के लिए भी, अगर प्रसरण आपको दिया हुआ है xi वाले जो प्रेक्षण हैं उनका सिग्मा स्क्वायर, तो अभी हमें क्या करना है कि हमने हर प्रेक्षण में a का गुणा कर दिया और तब हमें प्रसरण निकालना है। तो हमने बताया था आप क्या करोगे, जिसका गुणा किया उसका स्क्वायर और जो प्रसरण चल रहा है मतलब सिग्मा स्क्वायर, तो a स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर होना चाहिए था, तो देखो यही हमारे पास है, मतलब इसे हमें सिद्ध भी करना है। तो ये अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है कि कितना होगा तो आप बहुत जल्दी कर सकते थे, लेकिन चूंकि इसमें सिद्ध करवाना है तो हम प्रॉपर मेथड से एक बार करते हैं आपके लिए। तो देखो मैं नया माध्य सबसे पहले लिखता हूं। नया माध्य हमारे पास क्या होगा, नया माध्य होगा हमारे पास, हम ax1 ax2 ax3 से लेकर axn इनको जोड़ेंगे बटे कुल कितने प्रेक्षण है हमारे पास, n प्रेक्षण है, तो हमने n से भाग कर दिया। अब अगर आप देखो तो हम a को कॉमन ले पा रहे हैं, तो a को कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस डैश 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 प्लस xn बटे n, ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या चल रहा है, नया माध्य चल रहा है। नया माध्य मतलब जो हमारे पास ax1 ax2 करके ये वाले प्रेक्षण दिए थे उनका माध्य। तो आप ये देखो कि जो x1 x2 करके जो प्रेक्षण दिए थे उनका माध्य x बार है, और वो हम लिखते कैसे, x1 प्लस x2 से लेकर xn तक जोड़ा बटे n हो जाता। तो यही तो वैल्यू बेसिकली x बार के बराबर हो गई। तो यहां पर ये आपके पास a और ये वैल्यू चूंकि x बार हो जाएगी, तो आपके पास नया माध्य देख सकते हैं ax बार यहां से हो जाएगा। तो यही आपको देखो सिद्ध करना था। तो यहां पर हमने पहला वाला भाग तो बहुत आसानी से सिद्ध कर दिया। अब बारी आती है कि हमें प्रसरण को भी सिद्ध करना है। तो देखिए प्रसरण को सिद्ध करते हैं, तो मैं सीधे यहां पर लिख देता हूं नया प्रसरण। नया प्रसरण मतलब कौन से वाले परीक्षणों का, जो ax1 ax2 इस तरीके के जो परीक्षण दिए हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा जो नए परीक्षण के वर्गों का योगफल। तो यहां पर अब मैं क्या करूंगा, सिग्मा हटा ही देता हूं, तो सीधे मैं एक बार में लिख सकता हूं ax1 का होल स्क्वायर प्लस ax2 का होल स्क्वायर से लेकर axn का होल स्क्वायर बटे n माइनस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माध्य। अब ध्यान रखो ये नया माध्य होगा क्योंकि ax1 ax2 इस तरीके के जो हमने परीक्षण लिए हैं, तो यहां पर ax बार का होल स्क्वायर हम लिख देंगे। तो अगर आप यहां से गौर करो तो देखो अंश में से हम a स्क्वायर सभी में से कॉमन ले पा रहे हैं, तो क्योंकि सबका होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर भी तो बाहर आएगा। तो यहां से कोष्टक में बनेगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस से लेकर xn का होल स्क्वायर बटे n माइनस, अब देखो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर x बार का होल स्क्वायर, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब आप इनमें भी यदि गौर करो तो हम a स्क्वायर तो इन पूरे में भी कॉमन ले पा रहे हैं, देखो इस पद में भी a स्क्वायर आ रहा है और यहां भी a स्क्वायर आ रहा है, तो हमने a स्क्वायर भी यहां से कॉमन ले लिया है। अब देखिए हमारे पास क्या बचा, इधर बचा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस xn स्क्वायर बटे n माइनस x बार का होल स्क्वायर, ये कुछ इस तरीके से आ गया। और ये क्या चल रहा है हमारे पास, नया प्रसरण चल रहा है जो हमें सिद्ध करना है बेसिकली। तो देखो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर। अब ये जो देखो अंश में जो हमारे पास ये लिखा हुआ है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर से लेकर xn स्क्वायर तक योगफल, तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा xi का होल स्क्वायर बटे n माइनस x बार का होल स्क्वायर। और अगर आप ये देखो अब यहां से जो कोष्टक में लिखा हुआ है वो बेसिकली पुराना वाला प्रसरण ही तो है, तो यहां पर अब देखो नया प्रसरण क्या हो जाएगा, a स्क्वायर तो देखो ये चल रहा है आपके पास, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पुराना प्रसरण मतलब सिग्मा स्क्वायर। तो ये देखिए हमारे पास यहां से ये भी सिद्ध हो चुका है। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से मैंने प्रॉपर मेथड से दोनों को सिद्ध करके दिखा दिया है। आप भी इस तरीके से अगर विचलन भी पूछा जाता तो भी आप सिद्ध कर सकते थे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं, प्रश्न संख्या 5 की तरफ। इसमें आपको बोला गया है कि 20 परीक्षणों का माध्य तथा मानक विचरण क्रमशः 10 तथा 2 है। अर्थात ये समझ में आ गया कि माध्य 10 है और मानक विचलन आपके पास 2 दिया गया है। 20 परीक्षणों का ध्यान रखें। फिर बोला गया आगे कि जांच करने पर यह पाया गया था कि प्रेक्षण 8 गलत है। प्रेक्षण 8 गलत है ये हमने पा लिया।
जब जांच की तो फिर बोला गया है निम्न में से प्रत्येक का सही माध्य तथा मानक विचलन ज्ञात कीजिए यदि। आपको देखो दो कंडीशन दी हुई है। पहली भाग जो है उसमें दिया हुआ है कि गलत प्रेक्षण को हम हटा दें, और दूसरा भाग आपको दिया हुआ है कि यदि हम उसे 12 से बदल दें। चलिए इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम एक भाग को हल करेंगे, मतलब पहले वाले भाग को। जब वो हल हो जाएगा तो हम दूसरे वाले भाग पर बढ़ेंगे। चलिए पहले वाले भाग में देखो आपको 20 प्रेक्षण दिए हुए हैं। उन 20 प्रेक्षणों के वैल्यू तो आपको नहीं पता है, क्योंकि आंकड़ों की वैल्यू आपको नहीं दी गई है, बस केवल बताया गया है गिनती में 20 हैं आपके पास प्रेक्षण। लेकिन यह बताया गया कि प्रेक्षण 8 गलत है, मतलब उसमें एक आंकड़ा 8 का भी है उन 20 में से, तो वो गलत ले लिया गया है। तो अब देखो मेरे पास एक तरीके से कैसे कौन 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 से परीक्षण हुए। मेरे पास हुए x1 x2, इस तरीके से बहुत सारे परीक्षण चलेंगे। 19 परीक्षण तो मुझे पता ही नहीं है, लेकिन एक परीक्षण मुझे पता है कि एक परीक्षण तो 8 था, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब देखो मैं प्रश्न के हिसाब से क्या लिख सकता हूं, माध्य कितना है मेरे लिए, माध्य है मेरे लिए इन सभी का योगफल। तो मैं यहां पर कर देता हूं x1 प्लस x2 से लेकर x19 तक ये पद प्लस 8 वाला ये वाला पद, बटे कुल आंकड़े कितने हैं 20 हैं, तो ये मैंने लिख दिया। फिर आप देखो माध्य एक्चुअल में दिया कितना था, 10 दिया था, तो हमने लिख दिया 10 बराबर x1 प्लस x2 से लेकर x19 प्लस 8। अब देखो ये 10 मैं 20 का गुणा भी कर सकता हूं, क्योंकि 20 को पक्षांतर करूंगा तो ये इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके पास आ गया। फिर आप गौर करोगे तो आपको ये मिल जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेकर x19, मतलब जो 19 बाकी के बचे पद थे उनका योगफल। देखो ये तो 200 हो गया, 8 को पक्षांतर किया तो 200 माइनस 8 बचा, मतलब 192 बच गया। तो ये हमारे पास क्या होगा, पहला समीकरण हम मान लेते हैं। अब आपको बोला गया कि जब आपने ये कर दिया तो आपने गलत प्रेक्षण हटा दिया है, तब आपको माध्य तथा मानक विचलन बताना है। तो जब आपने गलत प्रेक्षण हटा ही दिया तो नया माध्य जो पहले वाले भाग के हिसाब से होगा, मतलब मैं अब इस वाले प्रेक्षण को हटा ही दे रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 से लेकर x19 बटे कितने आंकड़े हैं अब हमारे पास 19, क्योंकि हमने वो वाला प्रेक्षण तो हटा ही दिया जो गलत हमने काउंट किया था। और ये अब हमें देखो पता लग गया है इस पूरे की वैल्यू जो अंश में है वो है 192, तो ये हो जाएगा 192 बटे 19, ये हमारे पास नया माध्य हो जाएगा। तो देखो अगर मैं इसको सरल करूंगा तो नया माध्य देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा, मतलब 192 बटे 19, मतलब 192 को हम 19 से भाग करते हैं तो देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 10.105, कुछ इस तरीके से आता रहेगा, और भी वैल्यू आएंगी, लेकिन हमने केवल 3 अंकों तक इसको लिख दिया है। तो ये हमारे पास पहले वाले भाग का एक भाग हल हो चुका। पहले वाले भाग में भी एक पार्ट जिसमें हमें माध्य निकालना था। अब मानक विचलन की बारी आती है कि मानक विचलन भी तो हमें निकालना है कि आखिर वो कितना हो जाएगा। तो देखो सबसे मैं पुराने मानक विचलन की बात करूं तो मानक विचलन हम जानते हैं प्रसरण का वर्गमूल होता है। तो वो प्रसरण का वर्गमूल अर्थात क्या हो जाएगा, अंडर रूट, मतलब वर्गमूल। अब प्रसरण यहां लिख देता हूं, दो फॉर्मूले थे, आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो। जैसे मैं लगा देता हूं x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर से लेकर x19 का होल स्क्वायर प्लस एक तो 8 था हमारे पास, तो ये 8 का होल स्क्वायर बटे टोटल आंकड़े कितने हैं 20 माइनस जो पुराना माध्य था, पुराना माध्य कितना था हमारे पास देख सकते हैं 10 दिया था, तो 10 यहां पर हो जाएगा का होल स्क्वायर। ये कुछ इस तरीके से आएगा मानक विचलन। लेकिन अब दिया कितना था मानक विचलन, प्रश्न में 2 दिया था, तो 2 बराबर, अब देखो ये क्या आएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x19 का होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64 माइनस देखो 20 गुणा 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, तो 100 गुणा 20 हम यहां से कर सकते हैं बटे देखो ये आपके पास 20 यहां से चल रहा होगा, क्योंकि एक तरीके से आपने लासापा ले लिया और ये वर्गमूल का चिन्ह आपके पास है। अब मैं यदि इस वर्गमूल के चिन्ह को हटाऊं तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ बेसिकली वर्ग करेंगे। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 बराबर देखो ये आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x19 का होल स्क्वायर प्लस देखो ये आ गया 2000 और ये आ गया प्लस का 64, तो ये माइनस का 2000 प्लस का 64 आया है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 1936, हमने कैलकुलेट करके लिख दिया बटे 20, ये आपके पास यहां से आ गया। अब अगर आप देखो तो इस 20 को मैं पक्षांतर कर दूं तो 4 में गुणा हो जाएगा ये, तो बेसिकली आपके पास ये कितना हो जाएगा 4 गुणा 20 अर्थात 80 बन जाएगा। तो ये हो गया x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर
से लेकर x19 का होल स्क्वायर माइनस 1936। अब यहां पर आप देखो, हम इनको क्या करते हैं, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस डैश 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 x19 का होल स्क्वायर बराबर 80 में 1936 हम जोड़ते हैं तो देखो ये हमारे पास आ जाएगा 6, 1 और ये 20 अर्थात 2016 आ जाएगा। इसको मैं क्या कर देता हूं, दूसरा समीकरण करके मान लेता हूं। अगर हमने केवल एक ही समीकरण माना है स्टार्टिंग में तो हमने इसको दूसरा समीकरण नाम दे दिया। अब ये हमारे पास जो 19 पद रह गए हैं 8 के अलावा, उनका योगफल आ गया वर्गों का। तो अब मुझे जो नया मानक विचलन निकालना है, नया मानक विचलन क्या होगा, नए प्रसरण का वर्गमूल हो जाएगा। तो नया मानक विचलन देखिए क्या होगा, अंडर रूट में नया प्रसरण लिख दूंगा। नया प्रसरण क्या होगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x19 का होल स्क्वायर बटे कुल कितने आंकड़े हैं हमारे पास नए मानक विचलन के लिए, 19 आंकड़े, क्योंकि हमने जो गलत आंकड़ा था 8 वाला उसको तो हमने हटा ही दिया है। माइनस अब यहां पर नया माध्य आएगा, ध्यान रखें। तो नया माध्य देखिए हमारे पास कितना आया था, 10.105 था। तो आप चाहो तो तीनों अंक ले सकते हो दशमलव के बाद, नहीं तो आप एक अंक भी ले सकते हो, उससे भी आपका सही हो जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको एग्जैक्ट आंसर तो बहुत टफ सा आएगा, क्योंकि गणना ज्यादा करनी पड़ेगी। तो आप सिंपल सा 10.1 ले लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा अंतर इस पे नहीं पड़ेगा, आपको तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है बराबर। अब देखिए अंडर रूट में ये हमारे पास कितना है, 2016 है अंश में यहां पर, तो 2016 बटे 19 माइनस, अब देखो मैं क्या करता हूं 10.1 का होल स्क्वायर कर देता हूं। तो देखो ये आ जाएगा 1 0 2 0 1, तो ये 102.01 आ गया हमारे पास। अब बेसिकली मुझे 19 का गुणा करना पड़ेगा, मतलब लासापा लेना पड़ेगा। तो देखो ये आ जाएगा 2016 माइनस 19 का गुणा 102.01 से करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा 1938.19 बटे 19, ये आपके पास यहां से आ गया। अब मैं क्या करता हूं कि वर्गमूल के अंदर है, तो 2016 में से 1938.19 हम घटा देते हैं। तो चलिए घटाते हैं, तो ये देखो आपके पास आ जाएगा यहां से अंडर रूट में, सबसे पहले मैं घटा रहा हूं, तो यहां से ये आ गया 81 दशमलव, ये आ गया, और फिर यहां पर आपके पास 77 मतलब 77 बच गया बटे 19 आ गया। तो 77.81 बटे 19 कर देते हैं अब, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहां से अंडर रूट में, देखो मैं करता हूं 19 चौक 76 0 19 निम्मा 171, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो अब क्या करो, आप अंडर रूट लेना होगा आपको बेसिकली 4.09 का, तो चलिए 4.09 का वर्गमूल लेते हैं, तो आपके पास वही तो नया मानक विचलन आ जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं नया मानक विचलन कितना हो जाएगा इसका वर्गमूल लेके 2.022 इसके बराबर। तो इस तरीके से आपने क्या किया, जो पहला वाला भाग था आपके पास आपने उसको हल कर लिया। ध्यान रखो अभी केवल पहला वाला भाग हल हुआ है, पहले वाला भाग में क्या था हमारे पास कि हमने जो 8 वाला परीक्षण था उसको पूरा हटा ही दिया, उसको हमने पूरा हटा दिया एक तरीके से, तो हमारे पास पहला वाला भाग आ गया, क्योंकि हमें हर भाग में माध्य मानक विचलन निकालना है, दोनों चीजें। अब दूसरे वाले भाग पर आते हैं। दूसरे वाले भाग में हमें क्या बोला गया है, हमसे बोला गया कि अब जो 8 वाला प्रेक्षण था आपने उसे 12 से बदल दिया, आपने उसको हटाया नहीं है, आपने उस 8 की जगह एक तरीके से 12 लिख दिया है। तो अगर आपने उस 8 की जगह 12 लिख दिया है तो देखिए अब कैसे हम उसको हल करेंगे दूसरा वाला भाग। अब जो आपके पास प्रेक्षण है वो कौन कौन से हो जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है आपके पास हो जाएंगे प्रेक्षण x1 x2 x3 और अब x19 तक, और एक प्रेक्षण क्या हो जाएगा 8 की जगह आपने 12 कर दिया। अब नया माध्य आपको देखो लिखना है, नया माध्य अब करने के इससे दो तरीके हो सकते हैं, आप पुराने तरीके से भी कर सकते हो, मतलब पुराना माध्य जो दिया था आप इससे भी कर सकते हो, जो मैंने समीकरण 1 बनाया है। तो इसमें आपको 19 तक योगफल तो दिया है, तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा नया माध्य x1 प्लस x2 से लेकर x19 प्लस 12 हो जाएगा, क्योंकि आपने इसको अब काउंट किया है, बटे कुल आंकड़े तो आपके पास 20 ही रहे, क्योंकि आपने उसको हटाया थोड़ी है, बस आपने उसकी जगह एक नया अंक लेके आए गए, तो आंकड़े तो संख्या में 20 ही रहेंगे। अब ये देखो x1 प्लस x2 से लेकर x19 तक योगफल हमने समीकरण संख्या 1 में निकाला था, जो कि 192 के बराबर था, तो ये आ जाएगा 192 प्लस 12 बटे 204। इसको हल करूं, सॉरी ये 20 है आपके पास,
इसको यदि मैं हल करूंगा तो आपके पास आ जाएगा 204/20, और यदि अब देखो हम इसको सरल करें अर्थात 204 को 20 से भाग दें तो देखिए हमारे पास आ जाएगा ये 20 × 200.2, तो 10.2 आपके पास यहां से आ जाएगा। तो दूसरे वाले भाग में भी आपके पास अभी एक पार्टी हल हुआ है जो कि था माध्य निकालना। अब आपको तो मानक विचलन भी निकालना है, तो चलिए मानक विचलन भी हम निकालते हैं। मानक विचलन क्या होगा? अब देखो नया मानक विचलन मैं निकाल रहा हूं सीधे एक बार में, वो हो जाएगा अंडर रूट में, देखो अब यहां पर क्या हो जाएगा, उन 20 पदों के वर्गों का योगफल मतलब x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर से लेकर x19 स्क्वायर प्लस एक 12 भी तो बचेगा, तो 12 का स्क्वायर बटे कुल कितने आंकड़े 20 आंकड़े माइनस नया वाला माध्य का वर्ग यहां पर कर दूंगा मैं, तो सीधे कितना नया माध्य कितना है 10.2 है, तो आपने यहां पर क्या लिख दिया 10.2 का वर्ग। अब जब ये आपके पास आ गया तो यहां से अब गौर करिए, कैलकुलेशन अब हमें करनी है बेसिकली, और तो कुछ करना नहीं है इसमें, बराबर अंडर रूट में ये देखो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर से लेकर x19 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आपने समीकरण संख्या 2 में निकाली थी, और वो कितनी थी वैल्यू आप देख सकते हैं 2016 थी, तो हमने क्या कर दिया यहां पर 2016 प्लस 12 का वर्ग ये हो गया 144 बटे 20 माइनस 10.2 का वर्ग हमें करना होगा यहां पर, तो ये देखो आपके पास आ जाएगा 4.401 मतलब 104.04 आपके पास आ गया यहां से। फिर आप देखिए यहां से अंडर रूट में 2016 प्लस 144 आपके पास आ जाएगा 2160 माइनस, अब मैंने वर्ग वो सॉरी एलसीएम लिया मतलब लासापा लिया, तो 20 का गुणा मुझे इधर करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा यहां से 20 चौका 80, फिर देखिए यहां से ये आ गया और ये कुछ इस तरीके से आपके पास आ गया, और दशमलव आपको लगाना है तो देखिए दशमलव आप यहां पर लगा देंगे, तो बेसिकली आ गया 2080.80। तो अभी हम क्या करते हैं 2160, अच्छा सॉरी मेरे को 20 भाग में भी करके लिखना होगा, तो अभी हमें क्या करना है 2160 में से 2080.80 घटाना होगा, तो चलिए इसको घटा लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट में, देखो ऊपर यदि घटाऊंगा तो ये 20 ये दशमलव और ये 79 आ गया बटे 20, ये आपके पास चल रहा है। अब मैं क्या करता हूं 20 से भाग कर देता हूं, तो 20 से भाग करूंगा तो 20 तिया 60, 20 निम्मा 180 और 20 छिंग 120, तो अंडर रूट में 3.96 आपके पास आ जाएगा यहां से। अब 3.96 का हमें वर्गमूल लेना होगा, तभी तो हमारे पास मानक विचलन आएगा नया वाला, तो देखिए अब यहां पर मैं लिख देता हूं नया मानक विचलन, और 3.96 का वर्गमूल आपके पास ये आएगा 1.989 के बराबर, तो इस तरीके से आप चाहो तो 1.989 करके लिख दो, नहीं तो आप 1.99 करके भी लिख सकते हैं, वो आपका सही माना जाएगा, क्योंकि दशमलव के 2 या 3 अंकों तक लिखना होता है, तो सार्थक अंक से देखकर आप 1.99 भी लिख सकते हैं। तो आपने देखा यहां पर कि 2 कंडीशन हमें दी हुई थी, और दोनों कंडीशन में हमें बार बार माध्य तथा मानक विचलन निकालना था, और उसको हमने आसानी से निकाल दिया है। तो अब देखो प्रश्न संख्या 6 की तरफ हम आ जाते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक कक्षा के 50 छात्रों द्वारा 3 विषयों गणित, भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र में प्राप्तांकों का माध्य एवं मानक विचलन आपको नीचे दिया गया है। तो देखिए सारणी में आपको दिया गया है, सारणी को समझ लेते हैं हम यहां पर। देखिए यहां माध्य पंक्ति में लिखा हुआ है और पंक्ति में यहां पर मानक विचलन लिखा हुआ है। जैसे गणित में जो 50 छात्र हैं उनका माध्य है 42, मतलब एक तरीके से औसतन प्रत्येक व्यक्ति के नंबर 42 आ रहे हैं गणित में, और मानक विचलन है 12। भौतिकी में औसतन जो है माध्य मतलब वो 32 है और मानक विचलन 15 है, जबकि रसायन शास्त्र में माध्य 40.9 है तथा मानक विचलन 20 है। फिर आपसे बोला गया है कि आपको तो ये बताना है कि किस विषय में सबसे अधिक विचलन है और किस में सबसे कम विचलन है। अब ये देखो इस प्रश्नावली में तो ये चलिए नया प्रश्न है, लेकिन ऐसे प्रश्न हमने 15.3 वाली अध्याय प्रश्नावली में किए थे, जिसमें हमने सीखा था कि अधिक विचलन या कम विचलन क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। अधिक विचलन का मतलब है जिसका फैलाव ज्यादा हो, जिसका प्रसार ज्यादा हो। स्वाभाविक सी बात है, हमने आपको बताया था वहां पर
कि आप एक प्रसरण गुणांक करके एक पद होता है जिसको हम CV करके बोलते हैं, और वो क्या होता है, CV मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, हिंदी में बोलते हैं प्रसरण गुणांक। ये होता है सिग्मा बटे एक्स बार के बराबर। अगर आप 100 का गुणा करना चाहते हैं तो परसेंटेज में आ जाएगा, नहीं तो आप ऐसे दशमलव में भी लिख सकते हैं, सिग्मा बटे एक्स बार निकालकर। तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे तीनों विषयों के लिए ये सब निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। तो पहले मैं गणित के लिए निकालता हूं। गणित के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, प्रसरण गुणांक मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। यहां पर मैं गणित लिख देता हूं। तो देखो वो कितना आ जाएगा, सिग्मा बटे एक्स बार ही आएगा, लेकिन सिग्मा अब गणित के लिए कितना है, मानक विचलन होता है सिग्मा, ध्यान रखें 12, एक्स बार कितना है 42। तो ये आपके पास आ गया। अगर आप 12 बटे 42 मतलब करो तो बेसिकली भाग कर दो, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.2857 के बराबर। तो ये आपने गणित के लिए निकाल लिया प्रसरण गुणांक। अब मैं क्या करता हूं कि भौतिकी के लिए भी निकालूंगा ये। तो भौतिकी के लिए हम प्रसरण गुणांक निकालेंगे, तो मैं लिख देता हूं CV अर्थात कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट मतलब गुणांक, वेरिएंस मतलब प्रसरण। तो ये भौतिकी का निकालता हूं। तो यहां पर भी सिग्मा बटे एक्स बार होगा, लेकिन अब ये भौतिकी के यूज करने पड़ेंगे। सिग्मा कितना है भौतिकी में, 15। सिग्मा मतलब मानक विचलन, और एक्स बार कितना है 32 है। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 15 बटे 32। तो अगर आप इसको देखोगे अर्थात 32 से भाग करोगे 15 में, तो आपके पास ये आ जाएगा 0.46875। वैसे तो मैं देखिए 3-4 अंकों तक निकाल रहा हूं, लेकिन अगर आप 1-2 अंकों तक भी निकालोगे तब भी ठीक है, क्योंकि आपको ये नहीं बोला गया किसका कितना है, बस ये बोला गया कौन ज्यादा और कौन कम है। तो बस आपको थोड़ा सा ही देखना पड़ेगा यहां पर। जैसे हमने भौतिकी का निकाला, अब मैं रसायन शास्त्र का भी निकाल लेता हूं। तो मैं इसके लिए लिख देता हूं CV रसायन के लिए। तो देखो अब वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे एक्स बार, रसायन शास्त्र का यूज होगा, लेकिन सिग्मा कितना है मानक विचलन 20 और एक्स बार कितना है रसायन के लिए 40.9। तो ये आपके पास हो जाएगा 20 बटे 40.9। तो 20 में 40.9 से अगर आप भाग करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.4889 इसके बराबर आएगा। मैंने 3-4 अंकों तक निकाल दिया। तो अब ये देखो हमने क्या किया कि तीनों के लिए प्रसरण गुणांक निकाल लिया, गणित के लिए भी, भौतिकी के लिए भी, और रसायन शास्त्र के लिए भी निकाल लिया। अब पूछा क्या गया है उसको एक बार दोबारा ढंग से समझ लेते हैं। बोला गया है किसमें सबसे अधिक विचलन है। विचलन मतलब मैंने आपको बताया था किसका सबसे अधिक प्रसार है, मतलब कौन ज्यादा फैला हुआ है। तो स्वाभाविक सी बात है जिसका प्रसरण गुणांक ज्यादा होगा उतना वो फैला हुआ होगा, मतलब उसमें सबसे अधिक विचलन होगा। तो देखिए प्रसरण गुणांक सबसे ज्यादा किसमें है, आप देख रहे हो रसायन का प्रसरण गुणांक तीनों में सबसे ज्यादा है, इसलिए आप बोलोगे कि रसायन शास्त्र के जो मार्क्स हैं 50 विद्यार्थियों के, उसमें विचलन सबसे अधिक है। तो आपने यहां लिख दिया विचलन सबसे अधिक रसायन शास्त्र में है। फिर आपसे बोला गया था कि सबसे कम विचलन किसमें है, तो सबसे कम विचलन किसमें होगा, जिसका प्रसरण गुणांक सबसे कम होगा। तो सबसे कम देख सकते हैं 0.2857 है इनमें, अर्थात गणित है। तो आप बोलेंगे यहां पर कि गणित में विचलन इन तीनों में सबसे कम होगा, या हम लिख सकते हैं सबसे कम होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम ऐसे प्रश्नों को यहां पर हल करते हैं। चलिए अब हम अध्याय 15 की विविध प्रश्नावली का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 7 हल करते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि 100 प्रेक्षणों का माध्य और मानक विचलन क्रमशः 20 और 3 आपको दिया गया है। तो आपने देखा क्रम से बोला गया है, मतलब माध्य हमारे पास 20 हो गया है और मानक विचलन उनका 3 है। फिर आपसे आगे बोला गया है कि बाद में आपने पाया कि 3 प्रेक्षण जो कि 21,21 तथा 18 थे वो गलत थे, मतलब आपने गलती से उनको वहां पर काउंट कर लिया था। आगे बोला गया कि यदि उन गलत प्रेक्षणों को हम हटा दें तो माध्य एवं मानक विचलन क्या होगा, वो आपको ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपके पास जो 100 परीक्षण हैं वो कौन कौन से हैं। आपको 97 परीक्षणों के बारे में तो कुछ भी नहीं पता कि आखिर वो कौन कौन से हैं, लेकिन 3 परीक्षण पता है, 21, 21 और 18 थे। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, 100 परीक्षण। मैंने 97 परीक्षण आपको बताया कि आपको नहीं पता है, स्वाभाविक सी बात है क्योंकि हमें कहीं दिया ही नहीं गया है वो। तो हमने उनको मान लिया x1, x2, x3 डैश 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 कहां तक
x97 तक, मतलब 97 परीक्षण तो ये हो गए। 3 परीक्षण हाँ हमें पता थे, 21, 21 तथा 18 है, ये हमारे पास हो गए। अब ये देखो प्रश्न में हमसे बोला गया कि इनका माध्य, मतलब इन सभी का माध्य अगर हम देखें तो वो कितना दिया गया था, 20 दिया गया था। माध्य होगा कितना, वो x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेकर x97 प्लस 21 प्लस 21 प्लस 18, यही तो होगा। बटे हमारे पास कितने आंकड़े हैं, ये 100 आंकड़े हैं, तो हम 100 से यहां पर भाग कर देंगे। अब देखो माध्य है आपके पास 20, तो यहां पर माध्य की जगह मैं 20 लिख देता हूं, और ये 100 पक्षांतर जब होगा तो गुणा में बदल जाएगा, क्योंकि यहां पर भाग में, पक्षांतर करने पर गुणा में चेंज हो जाएगा। बराबर ये देखो x1 प्लस x2 से लेकर x97, मतलब उन 97 पदों का योगफल, प्लस 21 और 21 42 हो गया, 42 और 18 60 आ गया, तो यहां पे आपने 60 लिख दिया। अब अगर आप यहां पर गौर करो तो देखो x1 प्लस x2 से लेकर x97, मतलब उन 97 परीक्षणों का योग बराबर कितना आ जाएगा, ये तो देखो 2000 है, 60 को आपने पक्षांतर किया तो बाईं तरफ आपने भेजा, तो 2000 माइनस 60 आपके पास आ जाएगा 1940 के बराबर। तो इसको आप समीकरण संख्या 1 मान लीजिएगा। अब ये मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं वो अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब देखो आपसे बोला गया था, आपने उन गलत परीक्षणों को पूरा का पूरा हटा ही दिया एक तरीके से, तो अब आपके पास कितने परीक्षण बच गए, 97 परीक्षण बच गए ना। तो अब आपको माध्य निकालना है, तो अब देखो माध्य क्या होगा, मतलब मैं उसको नया माध्य लिख सकता हूं। नया माध्य क्या हो जाएगा आपके पास, x1 प्लस x2 प्लस डैश 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 प्लस x97, मतलब उन 97 परीक्षणों का योगफल बटे कुल कितने परीक्षण बचे हमारे पास, 97 बचे हैं, तो हमने 97 से भाग कर दिया। तो देखो ये आ जाएगा 1940 बटे 97, मतलब आपको 1940 में 97 से भाग करना है। तो देखो आप जानते हो 97 दूनी होता है 194, तो बेसिकली ये 20 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो नया माध्य है वो आपके पास 20 के बराबर आ जाएगा। तो ये आपके पास पहला वाला भाग आ गया इस प्रश्न का उत्तर के रूप में, जिसमें आपसे माध्य पूछा गया था नया वाला। अब यहां पर एक बात आप ये गौर कर लें कि देखो वैसे आपको पता था कि पुराना माध्य कितना है, 20 है, तो ये ऐसा ना सोचें कि अगर प्रेक्षण हम हटा देते हैं तो भी सेम रहता है, ये हमारी बाई चांस की बात है, मतलब हमारा प्रश्न इस तरीके का डिजाइन था ये कि नया वाला माध्य भी बिल्कुल सेम आया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर प्रश्न में नया वाला माध्य बिल्कुल उतना ही आ जाएगा जितना पुराना था। तो ये आप इस बात पर गौर करें, इससे कुछ अलग से ना सोच लें। तो अब बारी आती है नया मानक विचलन भी हमें निकालना होगा, तो सबसे पहले तो हम पुराने मानक विचलन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसमें वर्गों के योगफल यूज होते हैं। तो देखो हम मानक विचलन लिखते हैं सबसे पुराना वाला, पहले उसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो मानक विचलन क्या हो जाएगा, उन 100 परीक्षणों का अंडर रूट में प्रसरण का ही तो वर्गमूल होता है मानक विचलन, तो प्रसरण लिखता हूं अब मैं, वो आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस डैश 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 x97 का होल स्क्वायर प्लस 21 का होल स्क्वायर प्लस 21 का होल स्क्वायर प्लस 18 का होल स्क्वायर, ये कुछ इस तरीके से आ गया, बटे आपके पास कितने आंकड़े हैं, 20 आंकड़े, माइनस जो पुराना माध्य था उसका होल स्क्वायर होता है, तो 20 का होल स्क्वायर ये आपके पास आ गया। तो आपने देखा मैंने अभी पुराना वाला मतलब जो 100 परीक्षण थे उनके मानक विचलन को फॉर्मूले में लिखा है अभी। अब मैं इसको थोड़ा सरल करूंगा, तो देखो पुराना वाला मानक विचलन कितना है उन 100 परीक्षणों का, वो 3 के बराबर दिया गया है, तो मैं इसकी जगह 3 लिख देता हूं यहां पर, बराबर देखो अंडर रूट में। अब यहां पर देखो आपके पास कितना आएगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर से लेकर x97 का होल स्क्वायर प्लस ये देखो 441, ये भी 441 और ये 324, तो 441 गुणा 441 यदि करूंगा तो 882 आ गया, प्लस 324 ये आ गया आपके पास, माइनस अब देखो मैं लासापा भी ले लेता हूं, तो ये 20 का स्क्वायर होता है 400, लासापा लूंगा तो ये देखो 20 है, यहां पर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो 20 का गुणा करना पड़ेगा इधर मुझे, तो मैंने इस तरीके से यहां पर ये लिख दिया। बटे में मेरे पास कितना चल रहा होगा, बटे में तो लासापा 20 आया है तो 20 ही चल रहा होगा यहां पर। अब मेरा मकसद है कैसे भी इस अंडर रूट मतलब इस वर्गमूल के चिन्ह को हटाना, क्योंकि गणना को सरल करना चाहते हैं हम, तो हम दोनों तरफ वर्ग कर देते, तो 3 का वर्ग इधर करूंगा तो 9 आ गया, बराबर देखिए इधर आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर से लेकर x97 का होल स्क्वायर प्लस
देखो 882 और 324 को हम पहले जोड़ते हैं, तो ये आ जाएगा 6 0 और 12, मतलब 1206 माइनस 400 गुणा 20 करूंगा तो ये आ जाएगा 8000, और बटे में देखिए आपके पास यहां पर 20 चल रहा है, तो यहां पर देखो मैंने 20 लिख दिया। फिर आप देखिए गौर करोगे तो इस 20 को मैं जब पक्षांतर करूंगा तो 9 के संग गुणा में आ जाएगा, ये तो 180 आ गया, बराबर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस x97 का होल स्क्वायर। अब देखो 1206 में से 8000 घटाने हैं, तो स्वाभाविक सी बात है माइनस का आएगा, क्योंकि 8000 बड़े हैं और वो माइनस चिन्ह के साथ हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 9, और देखिए यहां पर आपके पास आ जाएगा 7 और 6। तो जब ये आपके पास आ गया तो यहां से अब आप देखो 6794 को मैं पक्षांतर करूंगा बाईं तरफ, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो देखो इस तरीके से x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर से लेकर x97 का होल स्क्वायर करूंगा, मतलब उन 97 पदों का, तो 6794 में 180 जोड़ना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 4 7 9 और 6, मतलब 6974, ये आपके पास आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको अब नया मानक विचलन निकालना है, इस बात का आप ध्यान रखो। तो नया मानक विचलन देखो क्या आएगा, नए मानक विचलन में हमने 3 पदों को हटा दिया था, मतलब 97 पद चाहिए थे हमें, वही तो मैंने देखो यहां से निकाला था, तो इसको मैंने समीकरण संख्या 2 बोल दिया वहां पर। तो नया मानक विचलन अब आपके पास आ जाएगा यहां पर अंडर रूट में x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर से लेकर x97 का होल स्क्वायर, क्योंकि वहां पर 97 पदों के वर्गों का योगफल लिखना था, बटे 97 माइनस जो नया माध्य है, नया माध्य देखिए कितना है, नया माध्य 20 है। नया माध्य क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि मैं 97 जब परीक्षणों का मानक विचलन निकाल रहा हूं तो माध्य भी 97 परीक्षणों का करूंगा, वो 20 आया था तो मैंने 20 स्क्वायर कर दिया। अब यहां से आप देखो हमारे पास समीकरण संख्या 2 से जो अंश में ये जो दिया हुआ है x1 स्क्वायर से लेकर x97 का होल स्क्वायर का योगफल वो 6974 है, तो हम यहां पर 6974 करके लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 6974 बटे 97 माइनस 20 का होल स्क्वायर करूंगा तो वो आपके पास देखो 400 आ जाएगा यहां से। अगर आप देखो इसको मैं थोड़ा सरल करूं तो ये नेगेटिव आएगा अंडर रूट के अंदर, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है, तो मतलब हमने कहीं ना कहीं गणना में गलती करी है। चलिए देख लेते हैं, हाँ देखिए हमने क्या गलती करी है गणना में, उसको समझते हैं। यहां पर आपके पास 100 पद थे, तो यहां पर ये 20 गलत आपने कर दिया है, तो यहां ये 100 आएगा, यहां पर भी ये आपके पास 100 आएगा, तो जब आपने लासापा लिया तो यहां पर 400 गुणा 100 आ जाएगा, ध्यान रखें इसका। तो इस तरीके से देखो ये आपके पास ये तो 1206 माइनस ये आपके पास आ जाएगा 400 गुणा 100 अर्थात 40,000, यहां पर ध्यान रखें 100 ही रहेगा आपके पास। अब 100 का 9 से गुणा किया तो आपके पास ये 900 आ जाएगा, और यहां पर आपको क्या करना है 1206 माइनस 40,000 करना है, तो इसको हम थोड़ा सरल करके लिख लेते हैं, ये 4 ये आपके पास 9 आ जाएगा, फिर आपके पास यहां पर 7 आ जाएगा, और यहां पर आपके पास 39 आ जाएगा, तो 39,794 बेसिकली आपके पास आ गया। अब आप इसमें जोड़ दोगे 900, क्योंकि आपने पक्षांतर किया है, तो चलिए 900 जोड़ते हैं, तो ये आ जाएगा 4 9 6 0 4, तो ये 40,694 आपके पास यहां से आ जाएगा। फिर देखिए अच्छा यहां पर भी मैंने एक गलती ये कर दी है, जब आप इसको घटाओगे तो 38,000 आएगा 794 में, यहां पर फिर आपके पास आ जाएगा 39,694, तो इस तरीके से ये आपके पास अब सही है। तो यहां पर देखो आप 39,694 लिख दोगे। अब यहां पर आइए, अभी हमने सही गणना करी है क्योंकि हमारे पास अब नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो आप गणना का हमेशा ध्यान रखोगे, अगर कहीं भी आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो वहां पर आपका प्रश्न गलत कर दिया जाएगा। तो 39,694 बटे 97 करता हूं, तो देखो यह आ जाएगा 4 0 9 दशमलव 2 1 6 माइनस देखो यहां पर 400 चल ही रहा है। अब देखो मैं क्या करता हूं इसको घटा देता हूं, तो ये अंडर रूट में हमारे पास आ जाएगा 9.216। अब
ये जो हम इसको सरल करेंगे तो वही तो हमारे पास नया मानक विचलन आएगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं नया मानक विचलन, जो कि हमसे पूछा गया था। मतलब 9.216 का वर्गमूल आपको बस करना है। अगर आप वर्गमूल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3.036। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, आपने यहां पर इस प्रश्न का दूसरा वाला भाग भी आसानी से हल कर दिया है।